ये रशिया है, ये भी रशिया है, ये भी और ये भी रशिया है। ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ आपको 11 टाइम जोन्स दिखेंगे, 100 से भी ज्यादा भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं। लेकिन एक सवाल है, ये देश इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि आज हमारे पास हर शेप और साइज के देश हैं। जैसे यूरोप में सिचुएटेड मोनाको सबसे छोटा देश, ये देश सिर्फ 2 स्क्वायर किलोमीटर का है। लिटरली ये देश बहुत सी पॉपुलर सिटीज से भी छोटा है। अब हमारे पास कुछ एवरेज साइज की कंट्रीज भी हैं, जैसे बेल्जियम, इसका साइज 30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर हमारे पास फ्रांस जैसे बड़े देश भी हैं, जिनका एरिया 5,50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप अमेरिका के स्टेट टेक्सास को देखोगे तो ये फ्रांस से भी बड़ा है, इसका एरिया 6,95,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अमेरिका के सभी 48 स्टेट्स का एरिया अप्रोक्सीमेटली 80 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मतलब हमारे पास हर शेप की कंट्रीज हैं, इतनी छोटी। अमेरिका जितनी बड़ी भी, जिसका एवरेज साइज इतना है। और फिर हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। अब जरा आप दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री रशिया को देखो। सच में रशिया बहुत बड़ा है। ये यूएसए के साइज से डबल है, 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब जितना एरिया अर्थ पर रहने लायक है, उसका 8वां हिस्सा इसके पास है। और अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो ये कनाडा के एरिया से लगभग 2 गुना है। आई मीन इट लिटरली माइंड ब्लोइंग। अगर आप देखें, रशिया यूरोप का हिस्सा है। रशिया टर्की के साथ बीच लाइन शेयर करता है। लेकिन अगर आप इस कोने पर चलें तो ये चाइना और नॉर्थ कोरिया के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि रशिया और अमेरिका के बीच सिर्फ 3.7 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। मतलब आप तैर कर यूएस से जा सकते हो। यस, रशिया इतना बड़ा है। पर जैसा कि आप हिस्ट्री को जानते हो, पहले छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, उनकी अपनी बाउंड्रीज होती थी, अपने एम्पायर्स होते थे। और ऐसा ही सेम रशिया के साथ भी था। रशिया पहले इतना बड़ा नहीं था, यहाँ बहुत सी एम्पायर्स थे, बहुत सी बाउंड्रीज थी। और रशिया की यही कहानी आज मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। चलिए जानते हैं। 1000 साल पहले रशिया कुछ ऐसा दिखता था। यहाँ स्लाविक लोगों का ग्रुप रहता था। ये ईस्टर्न यूरोप की ग्रोइंग और प्रॉस्परस सोसाइटी थी। पर इनकी एक कमजोरी थी, और ये कुछ ऐसी दिखती थी। ये है फ्लैट ग्रासलैंड, और यही इनकी कमजोरी थी, क्योंकि लोग इन घासों को आसानी से पार कर सकते थे और जमीनों को हथिया सकते थे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अब कुछ वॉरियर्स घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। ये बेसिकली मंगोल्स थे। देखिए, ये जो मंगोल्स होते थे, ये इस ग्रासलैंड वाले रूट को यूज करते थे पूरे एशिया में ट्रेवल करने के लिए। और जो भी एम्पायर बीच रास्ते में पड़ा, उसे हथिया लेते थे। और इसी तरह से ये अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। 40,000 मंगोलियंस अपने घोड़े पर सवार, हाथ में बोज और एरोज लिए रशिया के स्लेविक लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये कुछ फोटोज हैं कि कैसे इन्होंने इन सिटीज को इन्वेड किया और जलाकर राख कर दिया था। जरा इन लोगों को देखो, कितने डरे हुए लग रहे हैं। और डरने की बात भी थी। मैं भी अगर 40,000 मंगोलियंस को अपने शहर में घुसता हुआ देखता तो मैं भी डर जाता। तो मंगोलियंस इस लैंड के साथ साथ जो आसपास के शहर थे, उन्हें भी तोड़कर हथिया लेते हैं और इन सभी स्लाविक लोगों को बहुत कमजोर कर देता है। पर अब इनके लिए सब चीजें बदल चुकी थी। ये अब एक ऐसे किंगडम को टैक्स पे करेंगे जो इनसे बहुत दूर है, मानो दुनिया के एक अलग छोर पर है। पर इस एरिया के अंदर एक सिटी थी जो इन मंगोल्स से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी, मुस्कोवी, जो आज मॉस्को है। ये अंदर ही अंदर इतने पावरफुल हो रहे थे कि ये मंगोल्स से लड़ने के लिए तैयार थे। अब ये इतने पावरफुल हुए कैसे? देखिए, इनके पास एक अच्छी चीज थी, वो थे फर। और उस टाइम फर यूरोप में बहुत फेमस हो रहे थे, इसीलिए मॉस्को फर का ट्रेडिंग सेंटर बन गया। अब इनकी इकोनॉमी ठीक तो हो रही थी, लेकिन साथ ही ये लोग यूरोप से गन पाउडर, गन्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना सीख रहे थे। और धीरे धीरे मॉस्को इतना पावरफुल हो गया कि अब वो मंगोल्स पर अटैक करने के लिए तैयार था। अब अगर आप उस पर्टिकुलर टाइम पर मंगोल एम्पायर को देखो तो वो बहुत बड़ा हो चुका था और अब इसे बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। और ये बात सच भी है। मतलब सोच कर देखिए, ये इतिहास का सबसे बड़ा एम्पायर है और इतने टाइम तक इतने बड़े एम्पायर को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है। तो अब कुछ मंगोल्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये टूटने लग रहा था। और इसी का फायदा उठाया मॉस्को ने और इनके ऊपर हमला कर दिया। देखिए, इनके पास गन पाउडर था, गन्स थी, टेक्नोलॉजी थी। इसी वजह से मंगोल्स को सक्सेसफुली अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल सकते हैं और अब ये ईस्ट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। अब ये देखकर पक्का हो गया था कि मॉस्को जल्दी रशियन एम्पायर बनाने वाला है। मॉस्को के लोगों ने बोला भी था कि अब हम किसी को भी मंगोल्स की तरह दोबारा हम पर हमला करने नहीं देंगे। अब यूरोपियन इनके ऊपर हंस रहे थे। यूरोपियन बोल रहे थे कि अपने एम्पायर को बचाने के लिए माउंटेन्स और रिवर्स होनी चाहिए, तुम्हारे पास है? और रशिया बोलता है कि ऐसे? तो मॉस्को जो एक सिटी थी, अब रशियन एम्पायर बन गई थी
और आगे एक्सपेंड कर रही थी इन माउंटेन्स की तरफ, और जल्द ही उनके एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए माउंटेन्स भी मिल गए। अब रशिया के लिए सभी चीजें सही हो रही थी क्योंकि इनके पास माउंटेन्स थे प्रोटेक्शन के लिए, इनके पास फर थे जिससे इनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, और साथ ही इनके पास टेक्नोलॉजी भी थी। तो अब ये लोग अमीर हो रहे थे, मतलब अब चीजें रशिया के लिए अच्छी हो रही थी। पर अभी रुको और जरा मैप में इस ग्रीन ग्रासलैंड को देखो। ये वही एरिया है जो मंगोल्स यूज करते थे ट्रेवल के लिए। अब यहाँ एक लूप होल था, इस जगह को देखो, इस जगह से कोई भी इजिली आ सकता था और इनके ऊपर हमला कर सकता था। अब आप देखो, इनके पास पहाड़ थे, ये मंगोल्स को भगा चुके थे, लेकिन फिर भी कमी थी, और उसी टाइम पावर में आता ये आदमी आइवान द टेरेबल, और रशिया को एक्सपेंड करने में इसके बहुत बड़े एम्बिशंस थे। ये कहता है हमें इन पहाड़ों पर रुकने की जरूरत नहीं है, हम आगे ईस्ट की तरफ जहां तक जा सकते हैं जाएंगे। और पहाड़ के उस पार इन्हें मिला साइबेरिया। ये बर्फ से ढकी हुई वीरान जगह थी, यहाँ बहुत कम लोग थे, और जो थे भी वो रशिया के अगेंस्ट नहीं थे, तो इन्हें इन लोगों से तो लड़ना नहीं पड़ा, लेकिन इनकी लड़ाई हुई वहां ठंड के साथ। पर यहाँ इनको एक फायदा हो जाता है, इनको मिले फरी एनिमल्स, इनके मोटे फर होते हैं, और ये इनके लिए यूरोप मार्केट में बहुत फायदेमंद साबित हुए, और इसी ने ईस्ट की तरफ बढ़ने की इनकी चाह को और बढ़ा दिया। अब ये ईस्ट की तरफ मूव करते रहते हैं और एक दिन पैसिफिक ओशन तक पहुंच जाते हैं। मानो दुनिया का एक छोर ये हथिया चुके हैं और एक एज पर पहुंच गए हैं। पर ये लोग वहां भी नहीं रुके, वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे। अब आप खुद देखिए, जो इनकी ओरिजिनल लैंड थी जहां से इन्होंने ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करना शुरू किया था, ये लोग वहां से कहां पहुंच चुके थे, पैसिफिक ओशन तक पार कर चुके थे। अब मॉस्को में जो लोग बैठे हुए थे उनको इनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये जिंदा हैं, मर गए, इन्होंने कितना हत्याया, क्योंकि ये इतने आगे निकल आए थे कि पूरी तरह से कट हो चुके थे मॉस्को से। और बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि मॉस्को की सरकार इन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजती है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या हत्याया। मॉस्को के लोग सिर्फ इनके अच्छे की उम्मीद कर रहे थे। एक रशियन एम्परर जब इनकी खोज के लिए निकला तो उसने फार ईस्ट की तरफ एक सिटी पर कॉन्करर पाली। तो मॉस्को में बैठे सरकारी अधिकारियों ने कहा कि हमें सच में नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया और उसका उद्देश्य क्या है, पर हमें अभी इन बातों को साइड में रखकर हमारे एम्पायर की बाउंड्रीज पर जो एक्सोटिक चीजें हो रही है, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। अब मैंने जितने भी इंपीरियलिज्म पढ़े हैं, रशियन इंपीरियलिज्म सबसे अलग है और काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि जब भी रशियंस कोई नई ट्राइब, नए लोगों और नए कल्चर को देखते थे जो उनसे बिल्कुल अलग थे, तो वो पहले कोशिश करते थे कि उनसे नेगोशिएट किया जाए और उन्हें राजी किया जाए कि आप रशियन एम्पायर को ज्वाइन कर लो। अब अगर लोग विद्रोह करते थे तो उनके ऊपर बहुत फास्ट इंपीरियलिज्म किया जाता था, पर ज्यादातर ट्राइब्स मना नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि इस ग्रोइंग एम्पायर का हिस्सा बनना हमारे लिए ही फायदे का सौदा है। तो ये एम्पायर बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के बढ़ता ही जा रहा था, और इससे उनके कल्चर का भी विकास हुआ, क्योंकि जो भी लोग इनसे जुड़ते थे वो उन्हें अपने कल्चर के बारे में बताते थे, और इस तरह से मॉस्को से दूर होते हुए भी ये लोग अपनी संस्कृति को बचा रहे थे। और सिर्फ इसी वजह से आज रशिया इतना बड़ा है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।